बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 11 अपना जीन्स एंड एक्सपीरियंसेस को लेकर। न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में तकरीबन हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि है जीन्स एंड एक्सपीरियंसेस। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हमारे पास इस लेक्चर में है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को हम लास्टली भी डिस्कस करते आ रहे हैं। मैंने इतनी दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया है इनब्रीडिंग क्या होती है। मतलब आप इनब्रीडिंग मीन्स आप एक ही जेनेटिक पूल को लेके चल रहे होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उसके रिसेसिव जीन्स रिसेसिव जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं जो कि शोन अप नहीं होती एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, लेकिन जब आपका एक ही रिस्ट्रिक्टेड जीन पूल चलता आ रहा होता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि पेरेंट्स में जो रिसेसिव जीन्स होती हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स में शोन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारा होता है हमारे पास इनब्रीडिंग का सारा प्रोसेस। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टडीज़ शेयर की हुई हैं कि किस तरह से जेनेटिक पूल डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टडीज़ की हैं कि किस तरह से जब एक ही जीन पूल चलता आ रहा होता है तो उससे कौन कौन से सीरियस इफ़ेक्ट्स आते हैं। इस लेक्चर में हमने बेसिकली डिजीज़ को ही डिस्कस करना है जो कि सेम जेनेटिक पूल को जब शेयर कर रहा होता है इंसान नहीं लोग, तो उसकी वजह से जो अराइज होते हैं। नेक्स्ट वन ये क्या है, सोशियो बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक बेरिश एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट कह लें, साइंटिस्ट कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। उन्होंने कहा था कि क्लोज ब्रीडिंग रिड्यूस द फिटनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट बिकॉज ऑफ द रिड्यूस वेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। के जब हम क्लोज ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, मतलब आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं ला रहे होते, जीन पूल को बढ़ा नहीं रहे होते, एक ही जीन पूल को लेकर चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो हेल्थीनेस होती है या फिटनेस होती है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है ऑफ स्प्रिंग्स में। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमारा बेसिक जो है बिहेवियरल डिफेक्ट्स ड्यू टू जीन्स, ये हमारा इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। सबसे पहले आ गया डेफिशिएंसीज ड्यू टू अ सिंगल जीन डिफेक्ट। जब आपकी एक जीन में प्रॉब्लम होती है तो उससे कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनमें से उन्होंने कुछ यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमारे पास है PKU, जिसको हम अगर फुल फॉर्म देखें तो उसकी है फिनलकेटोनूरिया। फिनलकेटोनूरिया में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी मेंटल रिटार्डेशन होती है, मतलब मेंटली थोड़ा सा जो बच्चा है वो पीछे होगा नॉर्मल इंडिविजुअल से। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ही ये होता है, ठीक है। और दूसरा होता है क्विड स्मेलिंग यूरिन, के जो कि बच्चे का यूरिन है, ये जो भी हमारे पास पेशेंट है उसका जो यूरिन है उसमें एक स्मेल होगी बहुत ज़्यादा पिंचिंग सी स्मेल, ठीक है, विच इज़ आइडेंटिफाइड एज द प्रेजेंस ऑफ अ फिनाइल प्यूरिक एसिड इन यूरिन। ये बेसिकली हमारे पास बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जब आपके पास एक जीन एक लोकेशन पे होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपका बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जो कि आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, और दूसरा इससे यूरिन में प्रॉब्लम आती है। एस्बोर्जन फोलिंग ऑस्ट्रिया डेंटिस्ट फर्स्ट नोटिस, उन्होंने अपने बच्चों में देखा था कि उनका जो एक बच्चा था वो two of his children with symptoms of vomiting, irritability, seizure and hyperactivity, कि उनके बच्चों में क्या मतलब इस बीमारी के सिम्टम्स ये बता रहे हैं। सिम्टम्स कौन कौन सी है, वॉमिटिंग होती है, इरिटेबिलिटी मतलब आपके मूड में इरिटेशन होना, सीज़ियर मतलब झटके लगना, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ जिस तरह से बच्चे करते हैं। अगर आपने एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, काफ़ी जगह पे ये सिम्टम्स होता है कि हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना, ठीक है। दिस इज ड्यू टू अ इनहेरिटेंस ऑफ अ डबल रिसेसिव जीन ऑफ दिस डिसऑर्डर एज पेरेंट आर होमोजाइगोसिस। जब पेरेंट्स एक ही जीन पूल को शेयर कर रहे होते हैं तो उससे क्या कहता है, डबल रिसेसिव जीन ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि हम पीछे कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं। वही मेन रीज़न है इस डिसऑर्डर का, ठीक है। बाकी आपको इसमें से इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा ये नीचे वाला पढ़ लीजिएगा। दिस डिसऑर्डर कम्प्लीटली अपसेट द बायोकेमिकल पाथवे क्रिएटिंग टॉक्सिन विच डैमेज द ब्रेन इरिवर्सिबली, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो कि ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, जो कि मेंटल रिटार्डेशन को फर्दर ऑन हमारे पास वजह बनते हैं। दिस इज़ इरिवर्सिबली ब्रेन डैमेज ड्यू टू द बिल्डिंग अप ऑफ फिनाइल प्यूरिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट्स, मतलब इससे जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल चेकअप्स होते हैं, जब एक बेबी पैदा होता है ना तो विद इन
बेबी पैदा होने के फ़ौरन बाद एक आफ्टर दी बर्थ एक चेकअप होता है। उसमें अगर ये पता चल जाए कि बच्चे को ये वाली बीमारी है, क्योंकि ये अर्ली एज में ही पता चल जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इसको जो डैमेज हो जाता है डाइट को कंट्रोल वगैरह करके, तो इस डैमेज को रोका जा सकता है। उसके बाद अगर देखें तो डायमंड एंड कोलिजियस हैव शोन दैट द अर्ली कंट्रोल रिड्यूस बट नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट कॉग्निटिव डिफेक्ट्स, कि ये रिड्यूस तो कर सकता है आपके सिम्टम्स को, लेकिन ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता, विच आर सिमिलर टू द प्रीफ्रंटल डैमेज, क्योंकि ये आपके मेंटली रिटार्डेशन और ब्रेन को डैमेज कर रही होती है ये, क्योंकि ये जीन्स की प्रॉब्लम है। तो इसको आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है टाइस हैज़ डिजीज़ दैट इज़ इन्फेंटाइल एंड जुनिवल सेरेब्रल लिपोडिस। ये भी सेम उसी तरह ही है, उसी किस्म की है। ये भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस ही होती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म ड्यू टू अ डबल रिसेसिव जीन एट अ सिंगल लोकस विच मीन्स दैट बोथ पेरेंट्स आर, सॉरी ये क्या हो गया, अच्छा, दैट बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स, के रिसेसिव जीन जो कि दोनों पेरेंट्स के बाद पास थी के अंदर थी, क्योंकि वो भी पीछे से एक ही जीन को शेयर करते आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के पास एक रिसेसिव जीन थी जो कि शोन अप नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस डिजीज़ में क्या होता है कि वो शोन अप होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ फाउंड मैनली इन ईस्टर्न यूरोपियन एजेंसी ज्विश फैमिलीज। अच्छा, यहाँ पे ये ट्राइब्स की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी हमारे पास जो है एक स्पेसिफिक एरिया की बात करें। होमोजाइगोसिस फॉर दिस जीन डू नॉट सर्वाइव, कि इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत जल्दी डेथ हो जाती है बच्चे की, इसमें सर्वाइवल के चांस बहुत कम होती हैं। इन्फेंटाइल फ्रॉम दिस डिजीज इज फाउंड मेनली एट अ फ्यू मंथ ऑफ एज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर में ही आपके पास सिम्टम्स तो शो होना शुरू हो ही जाते हैं। उसके अलावा आपके पास बच्चा जो है उसकी डेथ भी हो जाती है। दी सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, ब्लाइंडनेस, चेरी रेड स्पॉट इन दी रेटिना, रेटिना में रेड स्पॉट नज़र आता है सबको, ब्लाइंडनेस हो जाती है जिसकी वजह से, एंड दी मेंटल डिटोरेशन। डेथ अकर्स इन 1 to 3 years, सेम जो कि पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट वन इज अ जिनोविलिया फॉर्म इज फाउंड एट अराउंड 2 to 10 year ऑफ एज विद सिमिलर सिम्टम्स, ऑप्टिक आर्ट्रोफी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ दी हुई हैं, इन्होंने सिम्टम्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी होती है। ब्लाइंडनेस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, और फिर डेथ हो जाती है जो भी हमारे पास ऑफ स्प्रिंग होता है। हिंटिंगटन कोरिया, ये क्या होती है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन बोथ फिजिकल एंड मेंटल। दिस इज ड्यू टू अ डोमिनेंट जीन विच इज ट्रांसमिटेड टू मेल्स ओनली। इन दिस डिसऑर्डर द कॉर्टेक्स एंड द बेसल गैंग्लिया आर अफेक्टेड। अब कॉर्टेक्स हमारे पास अफेक्टेड हो गया ब्रेन का, जो कि मेंटल रिटार्डेशन की वजह बनेगा। डैमेज टू द कॉर्टेक्स रिजल्ट इन दी डिमेंशिया, हम आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। एंड डैमेज टू अ बेसल गैंग्लिया लीड टू द इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट, के आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। जर्की मूवमेंट, हाथ पाँव कांपना। Drugs are given to control movement. The onset of these symptoms are between 30 to 50 year. Death occur between 5 to 20 year with rapid progression of deterioration. कि आप बहुत जल्दी ये वाली डिजीज़ आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है और 5 से 20 साल तक ही आपकी डेथ हो सकती है। सॉरी, आपकी नहीं, जो भी पेशेंट है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज अल्जाइमर जेनेटिक ट्रांसमिशन इज शोन टू अकर स्पेशली इन द केस वेयर इट इज शोन अप इन यंग। चांसेस इंक्रीज इफ द क्लोजर रिलेटिव हैज़ इट। अगर आपके पास अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है इसमें भी आपके पास चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्लोज रिलेटिव में ये है और आपके जीन पूल में भी आप फर्दर उसमें इजाफा नहीं हो रहा, एक ही जीन पूल चलता आ रहा है, तो वो बीमारी फैमिली में ही रहना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वही रिसेसिव जीन्स शोन अप होना शुरू हो जाती हैं और ये फिर बच्चों में शोन अप होती है ये वाली डिजीज़ अल्जाइमर। नेक्स्ट वन इज़ अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ऊपर वाली जो जीन डिफेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, और जहाँ से आपके पास MCQs भी आते हैं, यहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ से आपके पास लॉन्ग भी आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एबनॉर्मलिटीज़ विच अकर ड्यू टू अ डिफेक्ट इन क्रोमोसोम्स शोन द ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेवरल। कि जब आपके पास एबनॉर्मल ट्रांसमिशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले आ गया डाउन सिंड्रोम, जिसको मोनोगोलिज्म भी कहते हैं। इनके सेकंड नेम भी आपने याद रखने हैं क्योंकि ये आपके पास आते हैं MCQs में।
इन नॉर्मल, आपको सबको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स शेयर करते हैं। 23 मदर की तरफ होते हैं, की तरफ से होते हैं, और 23 फादर की तरफ से, ठीक है। तो 23 पेयर्स होते हैं, विच इज़ देन 46 क्रोमोसोम, जो कि मिला के आपके पास 46 क्रोमोसोम जाते हैं। हाउएवर इन सम केसेस देयर इज एडिशनल क्रोमोसोम विच एड अप द टोटल ऑफ 47 क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। तो जब एक एडिशनल क्रोमोसोम जाता है तो हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, तो वो 47 हो जाएगी। देयर इज अ ट्राइसोमी इंस्टेड ऑफ अ 2 देयर आर 3 क्रोमोसोम्स एट पेयर नंबर 21। तो ये बात याद रखनी है आपने कि समटाइम पेयर नंबर 21 और समटाइम्स पेयर नंबर 15, ये दोनों ही आपके पास जो क्रोमोसोम ऑर्डर होता है उसमें अगर 21 या 15 पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो ट्राइसोमी बनाते हैं 3 क्रोमोसोम्स का ग्रुप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, द ओल्डर द एज ऑफ द मदर द मोर चांस ऑफ डाउन सिंड्रोम इन द चाइल्ड। अगर मदर जो है उसकी एज ज़्यादा है जब बेबी पैदा हो रहा है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देयरफॉर न्यू अमाइनो सेंटोसिस इज रूटीनली रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट दिस टू प्रिपेयर पेरेंट एंड टू एडवाइस दम। इस तरह अब इतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है तो पहले से पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम बेबी में है, बेबी की पैदाइश से पहले, तो वो बहुत से पहले से प्रिकॉशंस हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंड्रोम है डेट इज XXY, जिसको हम क्लिनफिल्टर्स भी कहते हैं। दिस इज अ जेनेटिक अनोमली रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम्स। वन एक्स्ट्रा X is transmitted to an otherwise normal male pattern with female characteristics are masculinized female. This is a atrophy of reproductive duct, sometime mental retardation and some personality problem. अच्छा, यहाँ पे ये क्या होता है कि नॉर्मली आपके पास XX या फिर XY होता है। जब आपके पास एक एक्स्ट्रा X ट्रांसमिटेड हो जाता है मेल में विद फीमेल, तो उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके पास मेंटल रिटार्डेशन तो होती ही होती है, साथ सम पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा क्रोमोसोम साथ अटैच हो गया है जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो उस जो नॉर्मल मेल है उसके अंदर फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो जाती है, जिस तरह से आवाज़ पतली होना, ये वो सारा कुछ, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, नेक्स्ट वन टर्नर सिंड्रोम। दिस इन्वॉल्व अ मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें आपके पास एक क्रोमोसोम मिस हो जाता है। देयर इज ओनली वन X क्रोमोसोम, दीज आर फीमेल शॉर्ट स्ट्योर विद ओवरीज नॉट डिवेल्प्ड। अगर ये फीमेल में होता है, आपके पास सिर्फ एक, फीमेल्स में आपको पता है दो X क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर फीमेल में सिर्फ एक X क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है, एक मिसिंग हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि फीमेल शॉर्ट स्ट्योर, छोटी हाइट, विद ओवरीज नॉट डिवेल्प्ड, उनकी ओवरीज डिवेल्प नहीं होती। दे हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस हाउएवर are deficient in special discrimination space from blindness, can't copy figure right, hypothesis that is trait may be a sex linked। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन है। स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है कि आप चीज़ें याद नहीं रखना, स्पेसेस याद नहीं करना, स्पेशल मेनली रिलेटेड टू अ लोकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या फिर आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई फिगर देखते हैं तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो ये सारी इसमें सिम्टम्स होते हैं। मतलब अगर शॉर्टली देखा जाए तो मेंटल रिटार्डेशन टाइप ही है कि आप इतने अच्छा से आपका डिवेल्प नहीं हुआ होता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज XYY, इसमें एक एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम ऐड हो गया, जो कि आपको नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है। With additional Y chromosome attached to a normal male pair, this male are taller, muscular and sturdy, slightly retarded. The extra Y increase maleness and aggression. अब यहाँ पे वो क्या है कि एक XY जो कि मेल की क्रोमोसोमल ऑर्डर है, उसमें एक और Y ऐड हो गया, तो उससे क्या होता है, टॉलर होते हैं, मस्कुलर होते हैं। और पीछे भी हमने ये रिसर्च शेयर की थी कि बहुत सी स्टडीज़ में देखा गया है कि जितने भी मतलब सीरियस क्राइम करने वाले जो होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनमें देखा गया है कि ज़्यादातर परसेंटेज देखी गई है जिनमें XYY सिंड्रोम होता है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट करती चलूँ। नेक्स्ट वन इज़ अ लेश-निहान सिंड्रोम। दिस इज़ ड्यू टू अ रिसेसिव जीन कैरिड ऑन द X क्रोमोसोम फाउंड ओनली इन मेल, कि आप एक रिसेसिव जीन, X क्रोमोसोम के साथ एक रिसेसिव जीन आ रही है, ये ज़्यादातर मेल्स में पाया जाता है। The symptoms are cerebral palsy, involuntary movement of the limbs, hands, feet and facial muscles, self mutilation, lips, mouth and figure. This is due to an
enzyme deficiency with an extreme overproduction of a uric acid. Self mutilation is due to a increased dopamine B hydroxylase in plasma. अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपने ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जितना कुछ हाईलाइट किया होता है वो तो आपने छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, वो मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है, ठीक है। और बाकी बहुत से लोग कह रहे थे कि आप हमें नोट्स दे दें, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और मैं अक्सर लोगों को कमेंट्स में कोट भी करती हूँ कि आप एक तो अपना जीमेल आईडी शेयर किया करें, अगर आपको डायरेक्ट जीमेल के थ्रू चाहिए तो आप वहाँ पे शेयर किया करें जहाँ पे आप कह रहे होते हैं ना कि हमें नोट्स चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर आप कम्युनिटी टैब में जाएंगी चैनल की तो वहाँ पे पोस्ट हो चुकी है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर खुद ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने ब्लॉग पे अपलोड किया हुआ है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इजीली आपको वहाँ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये शिज़ोफ्रेनिया स्टडी, इसका मैं एक बताती चलूँ कि ये मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ कि मेरा ये वाला मिड टर्म का ही हमारा पेपर था और मेरा शिज़ोफ्रेनिया वाला ट्विन स्टडी और ये जो फॉस्टर चाइल्ड स्टडी, इन दोनों में से एक आया हुआ था मेरा ये फॉस्टर चाइल्ड स्टडी जिनमें 2 बच्चे बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं, ये मेरा आया हुआ था शॉर्ट में और एक ही लेक्चर की बात करी हूँ इसी लेक्चर में से। और ये जो ऊपर वाला ट्विन स्टडी वाला ये मेरा लॉन्ग में आया हुआ था, मतलब 5 नंबर का लॉन्ग था, 3 नंबर का फॉस्टर चाइल्ड स्टडी वाला, 8 नंबर का क्वेश्चन मेरा सिर्फ इसमें से आया हुआ था। वो भी कॉन्सेप्चुअल था कि आपने बतानी थी कि ट्विन स्टडी जब हुई थी तो उसमें क्या फाइंडिंग्स थी, तो मैंने वो सारा कॉन्सेप्चुअल लिखा था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे इसमें से, ठीक है। तो ये मैं बताती चलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है वो इन्हीं में से, इन स्टडीज़ में से आना है आपका। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे बिहेवियल स्टडी क्या, स्टडी हैव यूज्ड द मोनोजाइगोटेड और डाइजाइगोटेड ट्विन्स। अच्छा, मोनोजाइगोटेड क्या होते हैं, सेम एग सेम स्पर्म सेम टाइम फर्टिलाइजेशन, जबकि डाइजाइगोटेड मीन डिफरेंट एग डिफरेंट स्पर्म सेम टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू आइडेंटिफाई बिहेवियल डिफेक्ट ड्यू टू अ जीन डिफेक्ट्स। द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैव 100% जीन्स कॉमन, जबकि जो डाइजाइगोटिक्स होते हैं वो 50% जीन्स इन कॉमन होते हैं। मोनोजाइगोटिक्स जिनको आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहा जाता है, जिनकी शक्लें मिलती होती हैं, ठीक है। और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स जिनकी शक्लें नहीं मिलती, जिनकी फेशियल फीचर्स बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, दैट इज नोन एज अ डाइजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स स्टडी फॉलो मैनी डिफरेंट methodologies from comparing these who have been reared together in the same environment and those reared apart in different environments। ये ज़्यादातर आपकी जीडीपी में यही क्वेश्चंस आते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक होते हैं और डाइजाइगोटिक होते हैं उनमें क्या, उनकी स्टडी को लेकर आपका क्या है कि इन्वायरमेंट ज़्यादा अफेक्ट करता है या फिर आपके पास जो जीन्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जो भी बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं। इन अडॉप्शन स्टडी इफ़ बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बायोलॉजिकल पेरेंट दैन द बिहेवियर इज़ ड्यू टू अ जीन। अगर आपका बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह बिहेवियर है दोनों ट्विन्स का, तो उससे क्या जाहिर होता है कि आप एक ही जीन और ये जो आपका बिहेवियर ड्यू टू जीन्स है। और अगर अडॉप्शन स्टडी में आपके अडॉप्टेड पेरेंट की तरह आप भी का बिहेवियर है तो इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है। ये कि डिफरेंट स्टडीज़ से ये बात आपके पास हो भी चुकी है, आपके पास ये बात साबित भी हो चुकी है कि एनवायरनमेंट भी समटाइम्स अफेक्ट करता है और समटाइम्स जीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन स्टडी जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट more than one characteristic make up a trait. These traits are continuous in gradations are more less such as IQ, schizophrenia, alcoholism। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं ये वाली जो ट्रेट्स हैं IQ लेवल, शिजोफ्रेनिया, अल्कोहलिज्म, ये सारे जीन्स के अंडर आती हैं ज़्यादातर। अब हम ट्विन स्टडी को देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको अगेन से बताते चलो, शॉर्ट भी मेरा इसी लेक्चर में से आया था और लॉन्ग भी एक ही पेपर था, ठीक है। शिजोफ्रेनिया ट्विन स्टडी, this is a genetically inherited disorder as evidenced by a multiple research studies has supported this. The incidence of schizophrenia is generally in population is 1% के बहुत ज़्यादा इसका नहीं है, 1% तक होते हैं लोग जिनमें शिजोफ्रेनिया पाया जाता है। दिस राइजेज इफ़ देयर इज़ अ क्लोज रिलेटिव विद शिजोफ्रेनिया। अगर आपकी फैमिली में कोई शिजोफ्रेनिक पेशेंट है तो आप में तो इसके राइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विद सिबलिंग्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस द राइज इज टू 10 to 15% एंड द एक्सपेक्टेंसी ऑफ शिजोफ्रेनिया ऑफ वन पेरेंट हैज इट इज अबाउट द सेम। हाउएवर इफ द बोथ पेरेंट्स हैव इट देन द expectancy rises to a 40 to 65।
शिज़ोफ्रेनिया इज ड्यू टू अ केमिकल, न्यूरल एंड बायोकेमिकल इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय जेनेटिक कोड्स। ये आपकी जीन्स की वजह से होता है। जब यही बात अगर हम देखेंगे जो हम पीछे करते आ चुके हैं कि जब सेम जीन पूल चला आ रहा है आपकी फैमिली में, उसमें वेरिएबिलिटी नहीं आ रही, तो उससे क्या होता है कि रिसेसिव जीन्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस, न्यूरल एक्टिविटी में आपके पास चेंजेस हो जाते हैं, जो कि फिर आपके जेनेटिक कोड्स में वेरिएशन कर देते हैं, और वो फिर अगेन आपको ये शिज़ोफ्रेनिया जैसी। और आपको एक चीज़ पता चले, शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका मतलब कंप्लीट इलाज नहीं है। ये कभी भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकती। इसको मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मेडिसन्स, थ्रू आपके पास साइकोथेरेपीज़, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती। और अगर आप एक पेशेंट को ठीक करते हैं थ्रू साइकोथेरेपीज़, थ्रू आप मेडिसन्स, तो जैसे ही वो पेशेंट दोबारा वैसे ही माहौल में जाएगा, उसे अगेन से उसी माहौल में भेजा जाएगा जहाँ पे फिर उसकी केयर नहीं हो रही, तो अगेन से भी वापस जिसको कहते हैं रिलैप्स की तरफ आ सकता है अगेन से। तो रिलैप्स प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस डिजीज़ में। दीज इम्बैलेंस इज़ ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव जीन फ्राम बोथ पेरेंट्स। अब वही बात जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, रिसेसिव जीन जब आप दोनों पेरेंट्स की जो रिसेसिव जीन हैं वो शोन अप हो जाती हैं ऑफ स्प्रिंग में, तो ये केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया और डिफरेंट बहुत सी हमने पीछे भी बीमारियाँ पढ़ी हैं वो हो सकती हैं। और डोमिनेंट जीन्स फ्राम वन पेरेंट हु हैज़ दिस डिसऑर्डर। अगर किसी पेरेंट्स में, अगर आपके किसी भी पेरेंट में मदर या फादर दोनों में से अगर किसी में ये डिसऑर्डर है, तो वो जीन भी ट्रांसफ़र हो सकती है। एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ट्विन स्टडीज़ आर रिव्यू ऑफ 17 स्टडीज़। यहाँ पे उन्होंने देखा गया कि ओवर द वर्ल्ड शो दैट द हाईएस्ट इंसिडेंस इज अमॉन्ग मोनोजाइगोटिक ट्विंस, लॉन्गर अमॉन्ग एंड लोअर अमॉन्ग डाइजाइगोटिक ट्विंस। कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो सेम जीन सेम सेल्स शेयर कर रहे होते हैं, उनमें ये जो परसेंटेज है शिज़ोफ्रेनिया होने की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ डाइजाइगोटिक ट्विंस। रोसेंथल स्टडी ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस विद शिज़ोफ्रेनिया रिपोर्ट 60% presence in concordant twins. Males had a later age of onset and a more favorable outcomes. मतलब ये क्या होती है कि मेल्स में ये शिज़ोफ्रेनिया का जो है वो लेटर एज में डिस्कवर होता है, जबकि जो कि एज रिस्पेक्ट टू अ फीमेल। बाकी ये पे एक और स्टडी है वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन द फोस्टर चाइल्ड स्टडी। फोस्टर चाइल्ड मतलब जिन चाइल्ड्स को अलहदा कर दिया जाता है, अगर वो इकट्ठे ट्विंस को फॉस्टर कर दिया जाता है, दूर कर देता है। एक्सीलेंट नाउ क्लासिकल स्टडी बाय हेस्टन्स फॉलो 50 चिल्ड्रन बॉर्न टू शिज़ोफ्रेनिक मदर एंड सेपरेटेड विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर बर्थ। के 50 बच्चे जो कि उनकी मदर को शिज़ोफ्रेनिया था, लेकिन उनके पैदाइश के कुछ दिन बाद फ़ौरन बाद नहीं, उनको उनके पेरेंट्स से दूर कर दिया गया। फॉर कंट्रोल ही टुक 50 चिल्ड्रन बॉर्न टू अ नॉर्मल मदर। देयर वाज अ हायर इंसिडेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड अदर एबनॉर्मलिटी इन 47 आउट ऑफ 50 चिल्ड्रन ऑफ शिज़ोफ्रेनिक मदर। There were 5 schizophrenics, 4 are mentally retarded, 9 were antisocial and 13 had a neurotic personality. In control, there were only 2 with personalities and 7 with neurotic personalities. मतलब जीन्स इतना ज़्यादा आपको अफेक्ट करती हैं कि बेशक उनको उनकी मदर से अलहदा कर दिया, उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला कि ऑब्वियस सी बात है उनकी जो मदर को शिज़ोफ्रेनिया उसको बच्चों पे अफेक्ट करता है, लेकिन उनको नॉर्मल मदर्स ने उनकी परवरिश की, लेकिन फिर भी उनमें इतने ज़्यादा केसेस देखे गए, कुछ में न्यूरोटिक पर्सनालिटीज़, कुछ में एंटी सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। दस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू लिंक शिज़ोफ्रेनिया विद जीन ट्रांसमिटर टू द ऑफस्प्रिंग। रिसर्च इन द मोर रिसेंट ईयर हैज़ आल्सो शोन द सेम। के बाद में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, वो आगे जब हम जाएंगे तो आपको आगे भी ये देखने को मिलेगा। ये शिज़ोफ्रेनिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने सही से पढ़ना है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, मुझे नहीं लगता था कि इतना लंबा मतलब इतनी लंबी डिस्कशन हो सकती है। मुझे लगा था कि 10-12 मिनट में मैं कवर कर सकती हूँ, लेकिन फिर इसमें थोड़ी सी डिटेल्स थी तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। तो चले ख़त्म करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।